नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम चर्चा करेंगे हमारे जो मेडाइवल हिस्ट्री में मुगल काल है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एसएससी के एग्जाम्स में, स्पेशली उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और मुगल काल को हम 2 या 3 पार्ट में पूरा कर देंगे क्योंकि मुगल पीरियड से काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं आपके एसएससी के एग्जाम्स में। और बात ये नहीं है कि सिर्फ एसएससी के ही एग्जाम इसमें कवर होंगे, क्योंकि आपको पता है एसएससी का जो एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न पे काफी सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे रेलवे के एग्जाम हैं, स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हैं, इनमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे एसएससी में पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपीएससी प्री की जो है प्रिपरेशन में भी आपको हिस्ट्री पूछी जाती है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको बस सक्सेस प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब करना है और आपके काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। ओके, तो वैसे तो मैं हर वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन तो रिटर्न में आपको कवर कराता हूँ, लेकिन 40 के साथ मैं लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे करा देता हूँ जो कि लिखे हुए नहीं है लेकिन मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन हर वीडियो में कवर हो रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन जब हर वीडियो में आपके 30 से 35 मिनट में कवर हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये सीरीज जो है। तो आप इसको पूरा देखिए और आपको जो भी राय देनी हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं ताकि उसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकें। हु कंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रक रोड? तो ये जीटी रोड जिसके नाम से आप मशहूर है, जीटी रोड या ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से आप सभी इसको जानते हैं। तो इस रोड का निर्माण है वो किसने करवाया? तो देखिए आपके ऑप्शन हैं अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी और समुद्रगुप्त। अब बात आती है अकबर और शेरशाह सूरी की, तो आपने ये पता होगा, लगभग लोगों को पता है कि शेरशाह सूरी ने बनवाई, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसमें कुछ काम किया था। एक्चुअल में क्या था, ये जो सड़क है आज के समय तो ये अफगानिस्तान के काबुल से होती हुई, भारत में से होती हुई और फिर ये आपका आज के समय बांग्लादेश के चिटगांव तक जाती है। ठीक है, लेकिन पहले ये रोड इतनी लंबी नहीं थी। ये जो रोड है इसको ग्रैंड ट्रक रोड बोला गया। हालांकि जब शेरशाह सूरी ने इसको बनाया था तो इसका नाम रखा था सड़क ए आजम। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, सड़क ए आजम भी बोला गया, सड़क ए शेरशाही भी बोला गया। और उसके बाद जब अंग्रेजों ने इसका नाम ग्रैंड ट्रक रोड रखा तो आज इसी नाम से इसको जाना जाता है। लगभग ये रोड जो है 3670 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो बहुत बड़ी रोड है, बहुत ही लंबा हाईवे है। इसमें लगभग 6 से 7 नेशनल हाईवे इसमें से होते हैं, अलग अलग नेशनल हाईवे से ये रोड है कंस्ट्रक्ट है। और भारत का अगर सबसे लंबा हाईवे बात करूं मैं NH44, देखो आजकल जो नेशनल हाईवे हैं उनका नाम बदल दिया गया है। पहले नेशनल हाईवे 7 होता था, अब नेशनल हाईवे 44 जो है ये सबसे लंबा हाईवे है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो नेशनल हाईवे 44 है ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और 3750 किलोमीटर लगभग ये लंबा है। तो इस रोड से भी लंबा ये हमारा नेशनल हाईवे ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन ये जो रोड है अगर बात करें इसकी, तो इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्या इसके दूसरे नाम पूछें तो सड़क ए आजम और सड़क ए शेरशाही। लेकिन अगर हम बात करें बहुत पुराने एंशिएंट टाइम की तो लगभग 322 बीसीई में भारत में जो शासक था मगध का, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक रोड बनवाई थी पटना से लेके लाहौर तक। पटना जो कि आज के समय बिहार में है और लाहौर या जो कि आज के समय पाकिस्तान में है। तो पटना से लाहौर तक ये जो रोड बनी थी उसी रोड को लंबा करके बाद में अफगानिस्तान से चिटगांव तक इसको थोड़ा सा इसमें बदलाव करके शेरशाह सूरी ने इसकी मरम्मत करवाई थी और इसको लंबा कर दिया था। लेकिन उस समय इसका नाम होता था उत्तरापथ। ठीक है, तो पहले उत्तरापथ था जो कि लाहौर से पटना तक था। उसके बाद ये रोड बन गई शेरशाह सूरी के समय सड़क ए आजम। और उसके बाद ये आपको पता है आगे चल के जब लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम ग्रैंड ट्रक रोड रख दिया तो इसके बाद ये ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से ही जानी जाती है। तो ये काफी सारी चीजें हैं, इस रोड के बारे में आपको सारी पता होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाई मुगल जागीर? तो ये जागीर से आपका क्या मतलब है? जब जागीर की बात करें तो ये क्या होती है ये चीज? तो मुगल जागीर का मतलब ये होता है कि किसी जागीरदार को कोई जमीन दी जाती है और वो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। वहां से क्या कर लेता है? टैक्स ले लेगा और फिर वो सुल्तान को सीधा दे देगा, बादशाह को सीधा वो दे देगा।
तो इसका मतलब ये है किसी ऑफिसर को किस चीज का आपने राइट दे दिया है, रिवेन्यू कलेक्ट करने का, तो ये रहेगा इसका ऑप्शन सी, गिविंग ऑफिसर ए राइट टू रिवेन्यू, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखो पहले क्या है, प्रोवाइडिंग रेंट फ्री लैंड, नहीं, ये तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से डोनेशन है। जमींदार की प्रॉपर्टी, ये नहीं है, ये जागीरदार, हालांकि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जागीरदार की जो जागीर है वो क्या कहते हैं, जैसे लैंड है, ये तो जागीर को लैंड बोलते थे, जो भी जगह होती थी, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि मुगल जागीर से आपका मतलब क्या है। जागीर जब बादशाह देता था उसका मतलब ये था कि वो एक पर्टिकुलर लैंड का हिस्सा किसी एक व्यक्ति को, एक ऑफिसर को दे देता था और वहां पे से वो टैक्स कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि मुगल बादशाह को सौंप देता था बाद में, ठीक है, ओके। फिर बात आती है द डेड बॉडी ऑफ बाबर बाय हिज ओन चॉइस लाइड बेरिड इन, तो बाबर की जो डेड बॉडी है, उसका जो पार्थिव शरीर है, उसको बाद में कहां दफनाया गया उसी की मर्जी से, ये पूछा है। एसएससी टैक्स ऑफिसर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है 2004 में कि देखो बाबर का जो मृत्यु है, बाबर भारत में 1526 में है, आपको पता है मुगल पीरियड यहीं से शुरू होता है, अभी आ जाएगा आपके, मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। तो 1526 में भारत में आया और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, और ये मरा था तब इस समय आगरा में था, आगरा में था, ठीक है। आगरा शहर सिकंदर शाह लोदी ने बसा दिया था और सिकंदर शाह लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आया और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा के 1530 में आगरा पे कब्जा कर लिया। आगरा में इसकी डेथ हो गई और आगरा में ये जो है आराम बाग में इसको पहले दफनाया गया, आराम बाग में। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, आराम बाग में पहले दफनाया गया, उसके बाद इसकी इच्छा ये थी कि मेरे को वहां पे अपनी जन्मभूमि पे ही दफनाया जाए। हालांकि बाबर का जन्म हुआ था फरगना में, जो आज के समय उज्बेकिस्तान में है, लेकिन अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि का इससे मतलब था कि ये काबुल से बहुत ज्यादा लगाव था, तो इसको बाद में इसकी इच्छा थी कि इसको काबुल में दफनाया जाए। तो यहाँ से आराम बाग से इसकी जो ये डेड बॉडी थी, यहाँ से इसको निकाला गया और काबुल में एक जगह है, काबुल में, जिसको जगह का नाम है आज का में बाग ए बाबर, बाग ए बाबर, और वहां पे इस बाग ए बाबर नामक जगह जो है, यहाँ पे ये बगीचा है बेसिकली, यहाँ पे इसको दफनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे दफनाया गया, तो फरगना तो इसका जन्म हुआ था वो है आज के समय उज्बेकिस्तान है, समरकांद भी हुआ करता था इसका इलाका, लेकिन बाद में इसको दफनाया गया था काबुल में, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। ये चीजें हैं। बात ये है कि जब बात पूछा जाए कि कौन कौन से मुगल बादशाह हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं है, तो ऐसे सिर्फ 3 बादशाह हैं, एक तो हो गया बाबर, एक आएगा जहांगीर, ठीक है, और तीसरा आएगा जो अंतिम मुगल बादशाह था उत्तर मुगल काल के बाद, जो आपको पता है बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वो था रंगून में, रंगून आज के समय म्यांमार में है, पहले वर्मा हुआ करता था ये। और आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, वहां पे इसको पेंशन पे भेज दिया गया था, 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर का जो मकबरा है ये है लाहौर में, लाहौर में, ये है रंगून में और वो है लाहौर में। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कौन कौन से मुगल बादशाह हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं है, तो ये 3 हैं, बाबर है, जहांगीर है और बहादुर शाह जफर है, या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो देखो एक के साथ आपके 5-5, 6-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, देख लेना। कराने को 40 कराऊंगा लेकिन 100 से ज्यादा है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये जो चीजें हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक। इन विच बैटल इन इंडिया कैनन एंड गन पाउडर वॉज फर्स्ट यूज, तो ये जो कैनन है यानी कि तोप है और तोपखाने और ये जो बारूद है, इसका इस्तेमाल भारत में पहली बार कब हुआ, तो पहली बार तोपखानों और ये जो बारूद का इस्तेमाल है भारत में एक साथ हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई, ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। यहीं से शुरू होता है मुगल काल, मुगल काल का शुरुआत होती है और दिल्ली सल्तनत पीरियड का समापन हो जाता है। इसके बाद भारत में बाबर रूल करने लग जाता है, 1526 से लेकर 1530 तक रूल करता है, और उसके बाद उसके जो वंशज है हुमायूं, अकबर, बीच में शेरशाह सूरी भी आता है, और ये सब रूल करना शुरू कर देते हैं। तो इस युद्ध में बाबर की तरफ से सिर्फ 12,000 लोग लड़े थे भाई, सिर्फ 12,000 थे और इधर 1.5 लाख थे। तो 1.5 लाख लोगों को 12,000 की सेना ने कैसे हराया, क्या था इसके पीछे का राज? पीछे का राज था
ये जो तोपखाने हैं और ये बारूद है इसका इस्तेमाल। इसके पास हाथी थे, घोड़े थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन हाथियों पे जब ये बारूद के गोले दागे गए तो उन हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचल दिया और एक ही दिन में इस युद्ध का समापन हो गया और इब्राहिम लोदी को मैदान में, युद्ध जंग के मैदान में इसकी हत्या कर दी गई। ठीक, तो ऐसा एकमात्र सुल्तान था दिल्ली सल्तनत पीरियड का इब्राहिम लोदी, जिसकी युद्ध के मैदान में हत्या की गई। ठीक है, बाबर के द्वारा, उस बाबर की सेना के द्वारा। ठीक, तो ये चीज है। गन पाउडर का इस्तेमाल दक्षिण भारत में इससे पहले हो चुका था। गोलों का, हालांकि तोप का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तुगलमा पद्धति हुआ करती थी, ये जो गोले जो हैं, ये बारूद की जो टैंक होते थे, एक तरीके से कैनन, इनको सजाने का तरीका होता था। ठीक है, किस तरीके से सामने वाली सेना के सामने बारूद के गोले कहाँ कहाँ लगेंगे, उनके लिए तुगलमा पद्धति होती थी। लेकिन गन पाउडर का इस्तेमाल पहले विजयनगर साम्राज्य और जो बहमनी साम्राज्य थे, इनसे पहले ही थे वो, उनके युद्ध में भी हो चुका था। ये मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में ही। ठीक है, ये चीज है। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय, हुमायूं नामा क्या है? ये हुमायूं की जीवनी है, हुमायूं की जीवनी है। इसको लिखा किसने? देखो, बाबर की जीवनी थी बाबरनामा और तुर्की भाषा में थी। उसके बाद हुमायूं की जीवनी जो है, ये इसकी बहन, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूं के 3 भाई और थे और गुलबदन बेगम एक बहन थी। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी लिखी है, हुमायूं नामा। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, हर मुगल बादशाह की जीवनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाबर की जीवनी जो है बाबर ने खुद लिखी। हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। अकबर की जीवनी जो है अकबरनामा, वो लिखी थी अबू फजल ने। और उसके अलावा आईने अकबरी एक दूसरी बुक है अकबर के ही जीवन पे आधारित, वो अकबर के किसको बताती है? उसके प्रशासन को बताती है, आईने अकबरी। मैं आगे चल के बता दूंगा, चलो बाद में कवर करते हैं इस चीज को। तो वो भी लिखी थी अबू फजल ने। ठीक है, तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूं की जीवनी। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल मोनार्क हैज विविडली डिस्क्राइब इंडियन फ्लोरा एंड फ्यूना, सीजन, फ्रूट्स ईटीसी इन हिज डायरी? तो वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने भारत के जो फ्यूरा फ्यूना है, यहाँ की वनस्पति है, संस्कृति है, सीजन है, यहाँ के फल फ्रूट्स हैं, इनको अपनी डायरी में लिखा, अपनी बुक में लिखा, अपनी जीवनी में लिखा? तो वो व्यक्ति था बाबर। और बाबर ने बाबरनामा लिखी तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी है। सॉरी, ऐसा नहीं लिखा जाता तुर्की, तुर्की लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी। बाद में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खानखाना ने। आगे क्वेश्चन आएगा भी आपको, मैंने इसको इंक्लूड कर रखा है। तो तुर्की भाषा में लिखी और इसी में बताया है कि इंडियन कल्चर किस तरीके का था, यहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे, यहाँ का संस्कृति कैसी थी, यहाँ का सीजन कैसा था, यहाँ के फल फ्रूट कैसे थे। तो इस बारे में बाबर ने काफी चीजें बताई हैं। ठीक है, बाबरनामा में काफी सारी जानकारी आपको मिलती है। ठीक, उसके बाद जितनी भी आगे चल के जितनी बायोग्राफी लिखी गई है वो फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, फारसी इनकी मेन लैंग्वेज हो गई थी मुगलों की, आगे चल के अकबर के समय स्पेशली। ठीक, फिर है हुमायूं हैड टू रन अवे फ्रॉम इंडिया आफ्टर ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ, कौन सी लड़ाई के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा? तो देखो, आपको याद होगा कि हुमायूं का जो जीवन चक्र है वो भागते दौड़ते ही खत्म हो गया। 1530 से लेकर 1540 तक इसने रूल किया ठीक ठाक से, है ना, और बाबर की मृत्यु के बाद 10 साल तक रूल किया है। उसके बाद 1539 में एक युद्ध होता है और 1540 में एक युद्ध होता है। इन दोनों लड़ाइयों में इसको हार मिलती है। एक युद्ध होता है ये चौसा का युद्ध, दूसरा युद्ध होता है बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं या फिर इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। आप जिस तरह से भी, आपको जो भी ऑप्शन में मिले वो मिल जाए। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं ये हुई थी हुमायूं वर्सेस शेरशाह। शेरशाह और हुमायूं के बीच में, शेरशाह सूरी के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई, एक हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में और एक हुआ था कन्नौज में जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे ये लड़ाइयाँ हुई। इन लड़ाइयों में दोनों में हुमायूं को हार मिली और कन्नौज के युद्ध के बाद तो हुमायूं को भागना पड़ा आगरा का तख्त खाली करके। और अगले 15 साल तक, 1555 तक हुमायूं को भागता फिरता घूमना पड़ा। ये कभी लाहौर में गया, कभी ईरान के सुल्तान के पास गया। तो यहाँ पे ये इसका जीवन बहुत ही खत्म सा रहा, यहाँ पे कुछ नहीं किया। 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। ये वापस भारत में आता है। इसने ये जो शूर वंश था, इसको फिर से इसका तख्ता पलट किया
तब तक ये 15 सालों में ये वंश जो है कमजोर हो चुका था। शेरशाह का जो समय है वो 1540 से लेके 45 तक ही था। 5 साल ही शासन कर पाया, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। मैंने बताया था ये वाली चीज भी कैसे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से द्वितीय ये जो सूर्यवंश है, ये दूसरा अफगान राज्य भी इसको बोला जाता है। तो कौन से युद्ध में हार हुई, मैंने क्या बताया आपको, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। तो हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा उस समय। ठीक, इन टुडे एरा करेंसी ऑफ मैनी एशियन कंट्रीज रुपी इज इंस्पायर्ड बाई। आज के समय जो भारत में रुपी है, रुपी बोलते हैं, कहीं इंडोनेशिया में, ये पाकिस्तान में, जो बहुत सारे जो एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे ये मुद्रा चलती है। कहीं रुपी चलता है, कहीं रुपी चलता है, कहाँ पे रुपया चलता है। ठीक है, तो इसका जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिला, ये पहले ये रुपया, ये रुपी कहाँ से शब्द इस्तेमाल किया गया। तो ये शेरशाह सूरी ने जो एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था रुपया, वो सिल्वर का सिक्का था और उसी ने चलाया, वहीं से रुपी निकल के आया है। ठीक है, तो अकबर ने तो इन्हीं को कंटिन्यू रखा था। इल्तुतमिश का सिक्का जो था इसको टंका बोलते थे, चांदी का टक्का था। ठीक है, गुप्ता के गोल्ड कॉइन अलग हुआ करते थे, पहले का था। तो शेरशाह सूरी के समय जो सिक्का चला इसी को बोलते थे रुपी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका जो दो सिक्के और थे, अशरफी किसको बोलते थे। ठीक, अशरफी किसको बोलते थे, और एक और सिक्का था उसका नाम क्या था। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर आपको पता है तो। द रिफॉर्म ऑफ शेरशाह सूरी। देखो, शेरशाह सूरी और अकबर ये दो ऐसे बादशाह थे मुगल पीरियड में, इनको बहुत ही बड़े रिफॉर्मर्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो काम किया, प्रशासनिक जो कार्य किए, इनके अंडर जो चीजें चली, जैसे अकबर के समय मनसबदारी प्रथा चली, है ना, और जैसे प्रांतीय प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ही अच्छे से इन्होंने निभाया। उनमें शेरशाह सूरी का भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत योगदान है। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से किए इन्होंने। रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो हैं अकबर के समय भी हुए और शेरशाह के समय भी हुए, और इनका जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था दोनों के समय ही राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल जो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। तो राजा टोडरमल ने पूरी पॉलिसी बनाई थी किस तरीके से टैक्स सिस्टम रहेगा, किस तरीके से अधिकारियों को कितना वेतन देना है। तो सारा अगर वित्त मंत्रालय का काम बोले तो ये राजा टोडरमल का था। तो ये वित्त मंत्री था दोनों के ही समय पे, शेरशाह सूरी के समय भी और अकबर के समय भी। इसके बाद इन्होंने न्यू करेंसी रिफॉर्म्स भी लेके आए। तो इनको ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये सही हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर घोर इन द बैटल ऑफ। तो घोर का जो एरिया है आज के समय, ये उत्तर प्रदेश और बिहार का जो इलाका है वहां पे पड़ता है। यहाँ पे ये जो इलाका है ये कौन सी बैटल में इन्होंने जीत लिया, तो ये चौसा का युद्ध जो हुआ था, मैंने बताया था 1539 में, इसमें इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, अगर सारी बात लड़ाइयों की बात करें, 4 बैटल यहाँ पे दिख रहे हैं, तो सारों की बात बताइए मुझे कौन कौन से युद्ध हैं ये। घग्गर का युद्ध 1529 में लड़ा गया बाबर और, आप युद्ध में ही समझ जाएंगे कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में इनमें एक ही युद्ध हुआ है, बाकी इनके बीच में हुए ही नहीं। तो हुमायूं, ये बाबर और खान, घग्गर का युद्ध जो है ये अफगानों के बीच में हुआ। ठीक है, अफगानों ने के बीच में हुआ, अफगान आर्मी के बीच में। ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे। बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी। बाबर का अगर इतिहास आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने सारा इतिहास पढ़ा रखा है। मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो बाबर ने अफगानों के विरुद्ध 1529 में लड़ाई लड़ी थी। पानीपत का युद्ध भी बाबर ने लड़ा था, और किसके खिलाफ लड़ा था, लोधी के खिलाफ लड़ा था, बाबर वर्सेस लोधी। और खानवा का युद्ध बाबर वर्सेस राणा सांगा, राणा सांगा। तो ये जो युद्ध हैं इन्होंने लड़ा। एक युद्ध और लड़ा था भारत में बाबर ने, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, देवरी राय के खिलाफ। तो ये 3 युद्ध तो बाबर नहीं लड़े। तो चौसा का युद्ध ही एक ऐसा है जो हुमायूं ने लड़ा, किसके खिलाफ, शेरशाह के खिलाफ। तो ये सारे युद्धों के बारे में आपको पता होना चाहिए विद ईयर्स। इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं ये सारी की सारी, ऐसे नहीं है कोई ऐसे ही है। घग्गर का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, सब इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल 2014 में है। लेकिन देखो आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर यहाँ पे दूसरा युद्ध दे देता, जैसे बिलग्राम का युद्ध दे देता, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि हुमायूं और शेरशाह के बीच में ही वो युद्ध हुआ। यहाँ तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि चौसा का ही युद्ध है जो इन दोनों के बीच में लड़ा गया, इन चारों में से। ओके, हु ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन पर्शियन लैंग्वेज। तो बाबरनामा जो आत्मकथा है बाबर की, ये पहले था तुर्की भाषा में। ठीक है, तुर्की भाषा में थी। और इसके बाद कुछ लोग इसको चगिताई लैंग्वेज में भी बोलते हैं। चगिताई यानी मंगोलियन चगिताई जो थे, तुर्किश जिस वर्जन को इस्तेमाल करते थे तुर्की का, उसको ये चगिताई लैंग्वेज बोलते थे। तो तुर्की में थी, और उसको बाद में अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया, कौन सी भाषा में, फारसी में।
पर्शियन लैंग्वेज में इसका अनुवाद किया। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था। इसको खान खाना की उपाधि दी थी अकबर ने। बैरम खां जो संरक्षक था अकबर का किसी समय पे, जब अकबर 13 साल का था, राज सिंहासन पे जब बैठा था, तो उस समय उनके संरक्षक थे बैरम खां। उन्हीं का बेटा था ये अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। फिर है हरकूबाई, हु इज कॉमनली नोन एज जोधाबाई वाज डॉटर ऑफ। तो ये जो हरकूबाई है, जोधाबाई है, जिनका जीवन हमें आने के बाद अकबर ने बहुत सारी चीजें की और जोधा के नाम से फेमस हैं ये बहुत ज्यादा। उसके अलावा मरियम ए उजमानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। मरियम ए उजमानी, मरियम ए उजमानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसकी उपाधि अकबर ने दी थी। तो ये कौन से राजा की बेटी थी? तो ये मेवाड़ के राजा, क्या उदय सिंह की बेटी थी? नहीं, मेवाड़ के राजा उदय सिंह की भी एक बेटी थी। सॉरी, मेवाड़ के राजा की नहीं, मारवाड़ के राजा। मेवाड़ के साथ तो मैट्रिमोनियल अलायंस होती नहीं थी, आपको पता है। आपको मेवाड़ के साथ किसी तरह की वो शादियां नहीं होती थी। नो मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है। मारवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह की भी एक बेटी का नाम था जोधाबाई। तो क्या वो ये जोधाबाई थी? नहीं, वो जोधाबाई जो थी वो अकबर के पुत्र यानी जहांगीर की बेगम थी। वो राजा मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ वाले की थी। लेकिन अगर बात करें हरकूबाई और जोधाबाई या मरियम उजमानी की, तो ये थी राजा भारमेल और आमेर की पुत्री। आमेर के जो राजा थे भारमेल, उनकी पुत्री थी ये। ठीक है। तो ये यहाँ से मैट्रिमोनियल अलायंस शुरू हुआ था इनके बीच में 1562 में। उसके बाद जोधा से शादी होने के बाद काफी सारी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं अकबर के जीवन में, उनके समय में। इनसे पहले का जो शासन है वो पेटिकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है अकबर का, जब उनके ऊपर उनके हरम दल की महिलाओं के बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ करते थे। और उनका जीवन जो है, पहले का जो शासन है वो बहुत ही खराब माना जाता है और बाद का काफी बेहतर था। हु एल्स हैड 9 ज्वेल्स, यानी कि किसके दरबार में अकबर से पहले नवरत्न हुआ करते थे? तो ये नवरत्न जो है ये किसके दरबार में होते थे? मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी और उसमें जब गुप्ता पीरियड की जब बात कर रहे थे हम, तो मैंने बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय जो है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जिनको जाना जाता है, इनके राज दरबार में कालिदास, वराहमिहिर, ऐसे महान महान वैज्ञानिक और महान महान कविराज हुए हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, आपको पता है। इन्होंने बहुत सारी फेमस कृतियां लिखी हैं, बहुत सारे फेमस नाटक लिखे हैं। वराहमिहिर भारत के एस्ट्रोलॉजर मैथमेटिशियंस थे। उसके अलावा आर्यभट्ट भी इनके राज दरबार में थे। तो नवरत्न थे इनके दरबार में, जैसे अकबर के नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है। तो उसी तरीके से इनके भी नवरत्न थे। अकबर के नवरत्नों का नाम अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे बताइए तब, क्योंकि मैं इसी में आगे बताने वाला हूं आपको। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जब तक मैं आगे चलूं तब तक। बुलंद दरवाजा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर आफ्टर द विक्ट्री ऑफ। तो बुलंद दरवाजा जो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा कहां पे है? भारत में। और ये इसका नाम क्या है? बुलंद दरवाजा है। और ये कहां पे बना हुआ है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी जो अकबर के ही द्वारा बसाया गया एक शहर था, आगरा के पास है, अकबर की दूसरी राजधानी भी थी। तो यहाँ पे इन्होंने बनवाया बुलंद दरवाजा। और फतेहपुर सीकरी का मतलब भी क्या होता है? फतेहपुर मतलब फतेह यानी जीत, जीत की नगरी। ठीक है। तो इसको डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजे को डोर ऑफ विक्ट्री यानी जीत का दरवाजा, डोर ऑफ मैग्निफिकेंस भी कहा जाता है। और इसकी जो हाइट है वो है 54 मीटर। और दुनिया का सबसे ऊंचा ये दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। और इसको बनवाया था अकबर ने किस खुशी में? 1602 में बनवाया था। और 1602 में अकबर ने क्या किया था? गुजरात विजय की थी। तो गुजरात विजय के बाद 1602 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ठीक है। दो और फेमस दरवाजे हैं। एक आपको पता है अलाई दरवाजा, ठीक है, जो ये भी बनवाया था गुजरात विजय के बाद। किसने बनवाया? खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था इसको। ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारा जो इंडिया गेट है। आप इंडिया गेट आप सोचेंगे कि इंडिया गेट जो है वो इससे छोटा है क्या? बुलंद दरवाजे से बिल्कुल छोटा है। ये 42 मीटर ऊंचा है। 42 मीटर की हाइट है इंडिया गेट की। और इंडिया गेट को क्यों बनवाया गया था? इंडिया गेट को बनवाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो भारतीय सैनिकों की जो वहां पे शहीद हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में। उस समय आपको पता है ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, भारत एक इंडिपेंडेंट देश नहीं हुआ था। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। और इस दौरान जो सैनिक भारत के शहीद हुए थे पहले विश्व युद्ध में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनका स्मारक है
ये इंडिया गेट जो है भारत के दिल्ली में जो है ये, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी में है, आपको पता होना चाहिए भाई, बुलंद दरवाजा, दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा, और गुजरात विजय पे इसको बनवाया था। हुमायूं वॉज बोर्न इन द ईयर एंड प्लेस, तो हुमायूं का जन्म और उसका प्लेस बताइए। तो हुमायूं का जन्म भी भारत से बाहर हुआ था, काबुल में, और 1508 में हुआ था। तो ईयर तो सब में सेम दे रखी है आपको, यहाँ पे ईयर भी बदल सकता था, तो प्लेस ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें तो 1508 में काबुल में जन्म हुआ था हुमायूं का। विच मुगल एम्परर फॉट द बैटल ऑफ पानीपत इन 1556, चीजों को समझिए। यहाँ पे ये नहीं देगा कई बार कि पानीपत का पहला दूसरा युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पे ईयर दे दिया इसने। तो आपको पता होना चाहिए 1556 में कौन सा पानीपत का युद्ध हुआ, तो ये हुआ सेकंड। फर्स्ट कब हुआ था, फर्स्ट हुआ था 1526 में, और थर्ड कब हुआ, ये हुआ आपको पता है 1761 में, तो थर्ड हुआ। तो तीनों पानीपत की जो लड़ाइयाँ हैं इनका आपको टाइम पता होना चाहिए, किन के बीच में हुआ और इनके इसके बाद आफ्टरमैथ क्या हुए, इनके रिजल्ट क्या हुए। पहला पानीपत का जब युद्ध होता है बाबर और लोदी के बाद, लोदी के बीच में, तो यहाँ पे मुगल सल्तनत का एक तरीके से परचम लहराने लग जाता है, भारत में मुगल आ जाते हैं। सेकंड बैटल जब होता है पानीपत का तो काफी ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। सेकंड बैटल इन तीनों में देखा जाए तो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि दूसरे जो पानीपत की लड़ाई जो है इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था विक्रमादित्य हेमू। इसने हुमायूं की मृत्यु के बाद इसने खुद को बादशाह घोषित कर दिया था, विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी। उसने सोचा कि अकबर क्या कर पाएगा, एक बच्चा है। तो अकबर ने जब लड़ाई लड़ी थी हेमू के खिलाफ, ये था पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर बेसिकली इसमें जीत गया था, बेशक हेमू हार गया था। और मैंने इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना रखा है, दूसरे पानीपत के युद्ध के बारे में, जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीनों को हमने अलग अलग वैसे कवर कर ही लिए। तो ये था हमारा जो तीसरा पानीपत का युद्ध था, ये था मराठा आर्मी, और दूसरी तरफ थी इसके खिलाफ दुर्रानी जो था, अहमद शाह दुर्रानी, अफगानिस्तान का एक रूलर था, उसके खिलाफ लड़ाई हुई थी, और यहाँ पे हमारे मराठा अंपायर की हार हुई थी, और यहाँ पे दुर्रानी जीत गया था। और यहाँ पे भी इतिहास में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद ब्रिटिशर्स जो है बेसिकली वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, मराठे कमजोर हो गए। तो किसके बीच में लड़ा गया, अकबर और विक्रमादित्य हेमू के बीच में, ठीक है, अकबर वर्सेस हेमू, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है 1556 में। उसके बाद है बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 वाज फाउट बिटवीन शेरशाह एंड, ये हमने कर लिया है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ी गई। द राइटर ऑफ रामचरितमानस तुलसीदास वाज रिलेटेड टू विच रूलर, तुलसीदास जो है वो किसके कंटेम्परेरी थे, बेसिकली ये पूछा है कौन से रूलर के समय हुआ करते थे। तो ये 16वीं शताब्दी में थे, 16th सेंचुरी में थे, 1500 के बाद इन्होंने लिखी है रामचरितमानस, अवधी भाषा में। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो जीवनी है उसके बारे में इन्होंने लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में, और ये थे अकबर के कंटेम्परेरी। हालांकि तुलसीदास कभी जीवन में अकबर से मिले नहीं, लेकिन इन्होंने ये बुक जो है रामचरितमानस जो है ये लिखी थी, और इनके कंटेम्परेरी हुआ करते थे। सूरदास भी अकबर के कंटेम्परेरी हुआ करते थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट, तो निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह एक असाक्षर था, तो ये अकबर था भाई। अकबर को लिखने और पढ़ने का ज्ञान नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था। बाकी इन तीनों मुगल बादशाहों को, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अक्षर ज्ञान हुआ करता था। हालांकि अकबर की जो पॉलिसीज थी वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही योग्य शासक था बाकी सभी मुगलों से, तो फिर भी लेकिन अकबर जो है वो इलिटरेट था, ठीक, इलिटरेट था, चीज़ों को जानने में बहुत दिलचस्पी थी। और अपनी जो शुरुआती जीवन है, क्योंकि इसका जीवन भी शुरुआत में बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा, क्योंकि इसके पिता हुमायूं जो है वो भारत में थे नहीं, उनको बाहर पर दर दर भटकना पड़ता था, और उनको सूर्यवंश के जो राजा थे शेरशाह सूरी, उन्होंने भगा दिया था। तो अकबर की परवरिश अच्छी हुई लेकिन एजुकेशन नहीं हुई। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फाउट बिटवीन, तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, 1576 में राजस्थान के मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में हल्दी घाटी जो है वहां पे ये युद्ध लड़ा गया था, राजस्थान में है, मेवाड़ में, ठीक है, वहां पे युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही मशहूर बैटल है, इसके बारे में देखो, अकबर ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं उसके लिए मैंने एक एक्सपांशन पॉलिसी ऑफ अकबर के नाम से मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरा, उसमें मैंने सारे बैटल कवर करे हैं अकबर ने जितने लड़े हैं। उसमें से हल्दी घाटी का युद्ध भी एक इंपॉर्टेंट बैटल था, ठीक है, जो कि राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया, और एक ऐसा बैटल है जिसका क्लियरली कोई रिजल्ट नहीं था। ये आप नहीं कह सकते कि अकबर इसमें जीत गया। हालांकि राणा प्रताप की आर्मी को ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन वो किसी तरीके से उन्होंने समर्पण नहीं किया, महाराणा प्रताप ने समर्पण नहीं किया अकबर के सामने, और
वो वहां से निकलने में सक्षम हुए, अब युद्ध में निकलने में सक्षम हुए, कभी भी अकबर महाराणा प्रताप को कैप्चर नहीं कर पाया। तो इस युद्ध में आप ये नहीं निकाल सकते कि कोई परिणाम रहा, ठीक है। उसके बाद है द मीर बख्शी ऑफ मुगल एम्परर वाज द हेड ऑफ। तो मुगल बादशाह में जो पद हुआ करते थे, मीर बख्शी का जो पद था, जैसे वजीर होता था, प्रधानमंत्री मीर बख्शी होता था, फाइनेंस मिनिस्टर अलग होता था। तो मीर बख्शी का जो पद था वो क्या था, वो था आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मीर बख्शी ऐसा नहीं था कि कोई सेनापति था, जैसे मान सिंह वगैरह सेनापति थे, मीर बख्शी एक मिनिस्टर हुआ करता था, यानी जैसे आज के समय रक्षा मंत्री होता है, तो रक्षा मंत्री था बेसिकली, ये मान सकते हो आप, रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री युद्ध में नहीं जाता है, वो मैनेजमेंट देखता है, किस तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा आर्मी का, वो चीज देखता है। द मुगल एम्परर हु डिस्करेज सती सती प्रथा को डिस्करेज करने वाले मुगल बादशाह का नाम पूछा है भाई। तो मुगल बादशाह अकबर के जो रिफॉर्म्स हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे, सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर के नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें अकबर ने करी हैं। उनमें से एक काम ये था कि उन्होंने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए इस चीज में, सती बाद में भी चलता रहा, लेकिन अकबर ने कोशिश जरूर की थी कि सती प्रथा रुक जाए। उसके अलावा विधवा विवाह को इन्होंने एक कानूनी मान्यता प्रदान की थी। उसके अलावा दास प्रथा को खत्म किया था। दास प्रथा जो थी इसको 1562 में इन्होंने पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया था, यानी स्लेवरी जो है उसको खत्म किया। धार्मिक कर जो हैं, धार्मिक यात्रा कर जो हैं उनको, यानी कि आप एक तरीके से देखें रिलीजियस जो पिलग्रिम टैक्स हुआ करते थे उनको 1563 में इन्होंने पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। उसके बाद जजिया कर जो है इसको 1564 में इन्होंने अबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो काफी सारी चीजें अकबर ने करी हैं जो कि एक तरीके से रिलीजियस, बहुत टॉलरेंट था अकबर दूसरे धर्मों के प्रति। इसका जो देखने का तरीका था वो दूसरों से काफी अलग था। जैसे अगर आप कंपेयर करें औरंगजेब या बाबर से, तो वो एक्सट्रीमिस्ट थे, दूसरे धर्मों की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते थे, दूसरों के मंदिर तोड़वाना, दूसरे धर्मों के ऊपर टैक्स लगाना, उनको टॉर्चर करना, ये काम करते थे। लेकिन मुगल बादशाहों में अकबर इन सभी से अलग होके उसने काफी सारा काम किया, ठीक है। उसके अलावा सती प्रथा है, उसके अलावा विधवा विवाह है, ठीक है। विधवा विवाह इसको भी इसने क्या दिया था, कानूनी मान्यता दी, वो औरतों का विधवा विवाह, ठीक है। उसके अलावा बात आती है आपका कि इसने एक चीज और की थी कि जो लड़के और लड़की की एज है वो की थी इसने 14 और 15 साल, 14 से 16 साल। तो 16 साल लड़के की है, लड़की की 14 साल इसने वो कर दी थी कि मिनिमम एज होनी चाहिए शादी की। तो बाल विवाह पे भी रोक लगाने की कोशिश की। तो ये रिफॉर्म्स थे, सोशल रिफॉर्म्स थे, और धार्मिक पॉलिसी भी थी, काफी अलग थी अकबर की। हु वाज द फॉलोइंग वाज द बायोग्राफर ऑफ अकबर। तो अकबर का जो बायोग्राफर था, अकबर की जो बायोग्राफी जिसने लिखी, जीवनी लिखी, वो कौन था, वो था अबू फजल। और इस बुक का नाम है अकबर नामा। अकबर नामा फारसी भाषा में लिखी हुई बुक है, फारसी भाषा में लिखी हुई बुक है अकबर नामा। और एक बुक है आईने अकबरी, ठीक है। थोड़ा नाम अगर ऐसा हो जाए क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ी सी वो होती है। तो आईने अकबरी जो है ये तो बताती है प्रशासन के बारे में कि अकबर के समय का प्रशासन कैसा था, किस तरह की अकबर पॉलिसी बनाता था, किस तरीके से उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता था, रेवेन्यू कैसे आता था, सारी चीजें आईने अकबरी में लिखी हुई हैं। ये भी अबू फजल ने लिखी है, ये भी अबू फजल ने लिखी है। अकबरनामा में है बेसिकली जीवनी, ठीक है, ये है। तो अबू फजल जो है ये इनका प्रीस्ट भी था, उनका बहुत अच्छा दोस्त भी था अबू फजल, ठीक है। और ये इसने इनका जीवन के बारे में भी काफी सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। और फिर है तानसेन, ए ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वाज कोर्ट ऑफ। तो जो तानसेन जो है, जिसकी बात हम करते हैं, तानसेन जो एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन थे, बहुत ही अच्छे संगीतकार थे, अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे। ये जो हैं कौन से कोर्ट में थे, तो ये अकबर के कोर्ट में थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये सबको पता होगा, एमटीएस के एग्जाम में आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें हम अकबर के नवरत्नों की, बार बार बात आ रही है तो मैं आपको इनके सारे नवरत्नों की बात बता ही देता हूँ। चलो कौन कौन था। बिरबल, बिरबल क्या करता था, सलाहकार था, इनका राजनीतिक सलाहकार था। बिरबल बहुत ही मशहूर था और हिंदू था एक, ठीक है। राजा बिरबल की उपाधि इन्होंने दी थी, ठीक है। राजा तानसेन, मियां तानसेन, इनको मियां की उपाधि दी हुई थी, तानसेन, ठीक है। तानसेन हो गए, ये म्यूजिशियन थे। उसके बाद बात करूं मैं अबू फजल, फजल, अबू फजल जो है अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, ये क्या थे, राइटर थे, ऑथर थे, पोएट थे। इन्होंने बहुत सारी पोएट्री लिखी है, इनकी जीवनी लिखी है, ठीक है। नवरत्न थे, 3 हो गए। उसके अलावा फैजी इसका भाई था,
अबू फजल का भाई फैजी था, छोटा भाई, इसने भी बहुत सारी पोएट्री वगैरह लिखी है। मान सिंह, मान सिंह कौन थे? ये आमेर के राजा थे मान सिंह, और ये इनके यहाँ पे मनसबदार थे, बहुत ही बड़े मिलिट्री हेड थे, ठीक है। तो 5000 मनसब की मान सिंह को उपाधि थी, राजा मान सिंह के नाम से जाने जाते थे, और इनकी वजह से बहुत सारे बैटल्स जीते हैं अकबर ने। उसके अलावा राजा टोडरमल, राजा टोडरमल कौन थे? वित्त मंत्री थे इनके। इन्होंने काफी सारे, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रिफॉर्म्स हैं उसमें किए हैं, रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने बहुत ही ज्यादा चमकाया है अकबर के समय, और इससे पहले से ये शेरशाह सूरी के समय से थे, ठीक है। उसके अलावा है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा है, ये भी बिरबल जैसे ही थे। ये किस तरीके से थे? ये भी इनको राजनीतिक सलाहकार थे, एक तरीके से मंत्री थे इनके, ठीक है। फिर है हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, या इनका दूसरा नाम भी था फकीर अजूरुद्दीन, ठीक है। हकीम हुकाम के नाम से भी कई बार मिल जाएगा, कहीं आपको फकीर अजूरुद्दीन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इनके रसोइये थे एक तरीके से, और इनका कई जगह आपको दोनों चीजें मिलेंगी, कहीं तो आपको मिलेगा कि हकीम थे, एक तरीके से वैद्य थे इनके, और कहीं आपको मिलेगा कि रसोइये थे इनके, ठीक है। दूसरी जगह आपको एक नाम अंतिम रह गया, वो है अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। खान खाना की उपाधि जिनको दी, जो कि बेटे थे, किसके बेटे हैं ये थे बैरम खान के पुत्र। तो ये नवरत्न थे अकबर के दरबार में, सबका अलग अलग काम था, ये भी राइटर थे, ठीक है। तो ये सबका नाम मैंने आपको बता दिया है, सबका काम भी बता दिया है, और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है हालांकि। तो दीन ए इलाही वाज न्यू रिलीजन स्टार्टेड बाय, दीन ए इलाही नाम का एक धर्म जो था अकबर ने शुरू किया था, ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को की शुरुआत की थी, और अकबर ने रिलीजियस पॉलिसी में काफी सारे काम किए हैं। देखो, अकबर ने सबसे पहले तो 1575 में एक इबादत खाना खोला, इबादत खाना। अब इबादत खाना जो है, ये इबादत करने की जगह नहीं थी, पूजा स्थल नहीं था। यहाँ पे क्या होता था बेसिकली, यहाँ पे धर्म पे चर्चाएं होती थी कि कौन से धर्म में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या खामियां हैं, कौन सा धर्म किससे श्रेष्ठ है, और उसमें क्या क्या बेसिकली चीजें हैं, है ना। तो ये इबादत खाना था, और यहाँ पे अकबर खुद भी आता था, दूसरे धर्मों के लोगों को भी बुलाता था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको बुलाता था। और शुरुआत में इबादत खाना सिर्फ मुस्लिम जो लीडर थे वही आते थे, लेकिन बाद में औरों के लिए भी खोला गया, ठीक है। और उसके बाद इसका कुछ ज्यादा रिजल्ट निकला नहीं, सब लोग अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे, तो अकबर ने मजहर की शुरुआत की 1579 में। मजहर, ठीक है। मजहर क्या होता था? अकबर ने ये कहा कि अकबर सभी धर्मों का, अगर किसी दो धर्मों के बीच में कोई वो हो जाए, विवाद हो जाए, तो उसका निवारण जो है वो अकबर करेगा, यानी कि अपने आप को उसने सभी धर्मों का सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया एक तरीके से। ये मजहर था। मजहर एक तरीके से एक लिखा हुआ एक वो था, डॉक्यूमेंट था, जिसपे ये इसने एक वो सूचना दी थी कि कभी भी धर्मों के बीच में अगर कोई कलेश होगा तो वो अकबर सुलझाएगा उसको, ठीक है। फिर 1582 आ जाता है, साल 1582, और इसी समय शुरुआत होती है दीन ए इलाही, एक नया धर्म, इलाही या इलाही, दीन ए इलाही जो है ये धर्म की शुरुआत होती है। और दीन ए इलाही के बाद 1584 में एक कैलेंडर आता है इलाही संवत। सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट हैं, सब की सब आपको ध्यान होनी चाहिए। और इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू राजा था, राजा बिरबल। लगभग 14 लोगों ने ही इसको अपनाया था, इसमें कुछ नहीं था। जब वो बाकी जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी धर्म, इन सभी की जो बेसिक जो चीजें हैं, जो इनके एथिक्स हैं, उनको एक जगह से इकट्ठा करके इन्होंने एक बुक बना दी थी, और उसमें एक तरीके से मोनीथिज्म था कि एक ही भगवान को पूजना है, ईश्वर एक है, ये चीजें थी। तो बेसिकली एक तरीके से एथिक्स के बारे में थी ये बुक। अबू फजल इसके चीफ प्रीस्ट थे। ये सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। तो ये 1582 में शुरू हुआ था। द इनोवेटर ऑफ रिवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वाज, अकबर के समय रिवेन्यू सेटलमेंट को शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, किसने ये इसमें रिफॉर्म्स किए? राजा टोडरमल। अभी बता चुका हूं, तो इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अब आता है व्हेन अकबर अटैक्ड मेवाड़ इन 1567 एडी, हु वाज द रूलर ऑफ मेवाड़ एट दैट टाइम। तो 1567 के समय, टाइम देख लीजिए भाई, 1567 में जब अकबर ने मेवाड़ पे आक्रमण किया पहली बार, तो वहां का रूलर कौन था? अब भाग के कुछ लोग क्या करेंगे कि अकबर का मेवाड़ पे युद्ध आया तो महाराणा प्रताप चेप दिया, लेकिन गलत है भाई। महाराणा प्रताप के साथ जो युद्ध हुआ वो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब बात आ रही है 1567 की, तो ये महाराणा प्रताप के जो पापा हैं, राजा उदय सिंह, राणा उदय सिंह, उनके साथ युद्ध हुआ था।
तो राणा उदय सिंह के साथ युद्ध हुआ था 1567 में, और इस समय मेवाड़ को इन्होंने सीज कर लिया था। हालांकि हरा नहीं पाए थे पूरी तरीके से, और बाद में महाराणा प्रताप को भी पूरी तरह से हरा नहीं पाए। हालांकि इनको बेघर कर दिया था एक तरीके से मेवाड़ के राजाओं को, लेकिन इन्होंने अपने कभी भी इन्होंने समर्पण नहीं किया कभी भी सामने। इन्होंने अपनी गर्दन को झुकने नहीं दिया। इनके जो आत्मसम्मान है उसको इन्होंने हमेशा बचा के रखा, और वीरों की भांति ये सामने से लड़े। भले ही इनकी सेना कमजोर थी, इनके कंपैरिजन में नंबर में कम थी, लेकिन वीर थे वो, और उन्होंने हमेशा इनके सामने लोहा लड़ा। उसके बाद अमर सिंह तो आपको पता है महाराणा प्रताप के पुत्र है। इनके समय पे तो मेवाड़ की संधि हो जाती है जहांगीर के समय पे, ठीक है। और राणा सांगा आपको पता है अकबर के समकालीन है। तो उदय सिंह जो थे 1567 में राजा थे। द ओनली हिंदू कोर्टियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्ट दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला हिंदू राजा कौन था? तो अभी बताया था, बिरबल ओनली, ठीक है। CHSL 2011 में पूछा है। Who was the regent of अकबर in his early days? तो अकबर जब 1556 में राजा बनता है तो 13 साल का होता है, और उस समय उसका रिजेंट यानी कि उसका संरक्षक जो है वो होता है राजा, ये जो बैरम खां है, इसके जो वो होते हैं। आपने अगर देखी है मूवी जोधा अकबर, उसमें बैरम खां जो होते हैं वो आपने देखा होगा। इनके जो बाबा बाबा बोलते हैं बाबा को, तो वो बैरम खां हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ये इनके संरक्षक थे, ठीक है। When did अकबर अबोलिश जजिया कर? तो जजिया कर के बारे में मैंने बताया था अभी, 1564 में जजिया कर को अबोलिश कर दिया था अकबर ने पूरी तरीके से। और इस जजिया कर की अगर मैं कहानी आपको फिर से बताऊं, हालांकि मैं बता चुका हूं, 712 AD में ये मोहम्मद बिन कासिम ने इसको शुरू किया था भारत में। जजिया कर क्या होता था? रिलीजियस टैक्स होता था। रिलीजियस टैक्स होता था। रिलीजियस टैक्स किस तरीके से? इसके ऊपर जैसे कोई भी धर्म, ये जैसे मुस्लिम रूलर ये लगाते थे जजिया कर, तो अगर कोई नॉन मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, उसके ऊपर ये टैक्स लगता था। नॉन मुस्लिम्स पे लगने वाला टैक्स जजिया कर था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसको शुरू किया। उसके बाद इसको जो शुरुआत होती है आगे चल के, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, उन्होंने इसको शुरुआत रखा, और ये जो टैक्स है ये चलता रहा आगे चल के, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तुगलक डायनेस्टी की, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी ये टैक्स लगा दिया। लेकिन अभी तक तो ये लगता आ रहा है, लेकिन 1564 में क्या हुआ, अकबर ने इस टैक्स को हटा दिया कि ये एक गलत टैक्स है, मतलब किसी धर्म को ना मानने की वजह से आप किसी पे टैक्स नहीं लगा सकते, तो ये हटा दिया। पिलग्रिम टैक्स भी हटा दिया था इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, आगे चल के औरंगजेब ने 1658 में सॉरी, जब राजा बनता है औरंगजेब, तो जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया। जजिया कर फिर से शुरू हो गया। और अगर बात करें कंप्लीटली जजिया कर कब खत्म हुआ, उसके बाद कभी देखने को ही नहीं मिला, तो ये बात आती है आपकी आगे चल के 1720 में। 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला जो है, रंगीला ही लिख देता हूँ, मोहम्मद शाह रंगीला, इसके समय जजिया कर कंप्लीटली अबोलिश हो गया। इसके बाद आपको कभी नाम नहीं सुनेगा इसका। तो ये इसका जजिया कर का इतिहास है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग मायने में। Who donated the land of अमरदास थर्ड सिख गुरु वेयर गोल्डन टेम्पल वाज मेड? तो ये जो अमृतसर का गोल्डन मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, ये जो बना है, जिस जमीन पे बना है, इसको दान किसने किया था? 500 बीघा जमीन दान की थी भाई। 500 बीघा जमीन जो है ये जो अमरदास हैं तीसरे सिख गुरु, इनको अकबर ने डोनेट की थी। एक तालाब भी इनमें बना हुआ था, वो तालाब जो अभी अमृतसर मंदिर के सामने है, स्वर्ण मंदिर के सामने। तो ये 500 बीघा जमीन किसने दी थी? अकबर ने दी थी, ठीक है। फिर है विच वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर? अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी, इसने खुद ही बसाई थी। आगरा के बाद ये राजधानी बनी थी। अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन, तो अकबर का जो रिलीजियस डिस्कशन होते थे, मैंने बताया आपको, इबादत खाना में होता था, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल राइटर हैज कॉल्ड अकबर दीन इलाही एज मोन्यूमेंट ऑफ हिज फॉली नॉट हिज विजडम? तो अकबर का जो दीन इलाही धर्म है, इसको कहा कि इसकी मूर्खता का प्रतीक है, ना कि उसकी महानता का। ये किसने बोला है? ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए विंसेंट स्मिथ, इन्होंने इस बात को बोला है, ठीक है। उसके बाद बात आती है हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया? तो मनसबदारी सिस्टम जो है ये क्या था? ये जो ऑफिशियल हुआ करते थे मुगल दरबार में, तो उनको मनसबदार बोला जाता था। दो तरह के होते थे, एक तो जत और एक होता था सवर, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये जो पॉलिसी जो होता था, यहाँ पे जट और संवर जो होते थे, यहाँ पे 5000 मनसब, 10,000 मनसब तक की जो उपाधि दी जाती थी, 20 से लेके 5000 तक की जो उपाधि होती थी वो जत में होती थी,
उसके अलावा 20 से लेके 10,000 तक की जो होती थी वो सवर में होती थी। बेसिकली ये जो उपाधियां दी जाती थी ये इस बेस पे होती थी कि उसकी रैंक क्या है, तो जितनी अच्छी रैंक उतनी ज्यादा बड़ा मनसबदार। तो 5,000 मनसब की उपाधि जैसे बिरबल के पास थी, मान सिंह के पास थी, तो ये जो थे ये बड़े अधिकारी थे। हालांकि ये जो रैंक थी ये योग्यता के हिसाब से भी होती थी, और जो प्रिंस हुआ करते थे उनको तो वैसे ही मिल जाती थी, बचपन से ही मिल जाती थी, ठीक है, तो हायरार्की बेस भी हुआ करती थी, ठीक। तो ये अकबर के समय शुरू हुई थी मनसबदारी सिस्टम। चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ, तो चांद बीबी जो थी ये कहाँ की रूलर थी, ये थी अहमदनगर की रूलर। अहमदनगर जो बहमनी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, किसी समय आगे चल के टूट गया, बहमनी अंपायर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन सब में टूट गया था। उसी में 1596 से लेके 1599 तक रूलर रही थी चांद बीबी अहमदनगर की। इससे पहले ये बीजापुर की तो बेटी थी, इनके मैट्रिमोनियल अलायंस थे। तो ये अगर सवाल दूसरी तरह से पूछा जाए कि कहाँ से थी ये, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो बीजापुर में हुआ था। लेकिन 1599 तक जब मोहम्मद शाह एक नाम का एक रूलर हुआ करता था, कुतुब शाही डायनेस्टी का रूलर, उसके समय अकबर ने जब अटैक किया था अहमदनगर पे, तो चांद बीबी ने एक बार तो अकबर की सेना को हराया था यहाँ पे 1597 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ठीक, चांद बीबी के बारे में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखते हैं, इन अकबर रिजिम डैश वाज मिलिट्री हेड, तो मिलिट्री हेड कौन हुआ करता था अकबर की रिजिम में, मिनिस्ट्री किसके पास होती थी, ये जो रक्षा मंत्रालय है ये पूछा है, तो ये था मीर बख्शी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो मीर बख्शी जो था ये सेना को लीड नहीं करता था, युद्ध में जाके युद्ध नहीं लड़ता था, सेनापति नहीं था, बशर्ते ये क्या था, एक तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइजर था, एक तरीके से आज के समय में देखें तो रक्षा मंत्री था ये, एक तरीके से ये देख सकते हैं, ठीक। हुमायूं गेट बैक हिज थ्रोन आफ्टर फाइटिंग, तो हुमायूं जो 1540 में जिसको भगा दिया था शेरशाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध या कन्नौज के युद्ध के बाद, इसने जब भारत में वापस आता है 1555 में, तब शेरशाह सूरी तो मर चुका होता है, उसकी जो 5वीं पीढ़ी है वो चल रही होती है, ठीक। तो इस समय इसने 2 युद्ध लड़े थे, एक था मच्छीवाड़ा का युद्ध और एक था सरहिंद का युद्ध। तो इन दोनों बैटल में इसने जीत हासिल की थी, और उसके बाद मुगल डायनेस्टी की वापस से एक तरीके से यहाँ पे पकड़ आ गई थी, आगरा में फिर से मुगलों का ध्वज फहराया गया, ठीक। उसके बाद है 2 क्वेश्चन है लास्ट, हु टुक द टाइटल ऑफ कलंदर एंड गाजी, कलंदर और गाजी की उपाधि जो है वो किसने ली, तो कलंदर की उपाधि जो है ये ली थी बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद। पानीपत का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद जो भी इसने लूटा था, यहाँ पे जो भी चीजें लूटी थी, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि एक एक चांदी का सिक्का काबुल की जितनी जनता थी सबको दिया गया। तो उसके बाद इसको कलंदर की उपाधि दी गई इसी की जनता के द्वारा, ठीक। उसके बाद गाजी की उपाधि है ये इसने धारण की थी खानवा की लड़ाई के बाद। खानवा में जब राणा सांगा को हरा दिया था तो उसके बाद उपाधि धारण करी थी गाजी की। तो बाबर ने ये उपाधियां धारण की है, ठीक है। द पीरियड ऑफ अकबर इज नोन एज, तो अकबर का जो समय है वो किस तरीके से जाना जाता है, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर का अगर बात करें तो गोल्डन एज माना जाता है शाहजहां का टाइम। गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग की बात करें तो ये माना जाता है जहांगीर का समय। और गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर की बात करें तो ये होता है अकबर का समय। इस समय काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई हैं, बहुत सारे राइटर्स हुए हैं इनके समय, आपको पता है, जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, अबू फजल फैजी, अबू रहीम खान खाना, जिन्होंने पर्शियन भाषा में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। पुरानी किताबों को भी यहाँ पे काफ़ी बुकों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है, ठीक है। तो लिटरेचर का, साहित्य का गोल्डन एरा माना जाता है अकबर का समय, ठीक है। और फिर आता है मूर्तिकला, तो मूर्तिकला तो ज़्यादा इसमें हुई नहीं थी, ठीक है। मुगल के किसी भी काल को मूर्तिकला का गोल्डन पीरियड नहीं कहा जाता। तो ये तीनों पीरियड हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस, और 40 की बजाय ये लगभग आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, 100-120 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, किसी तरह की कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।